Hello friends, welcome to Mahara Classes. I am खुशी यादव, your law educator. और आज हम लोग जो है एमपी सेट का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। सिर्फ लॉ का पोर्शन आज करेंगे, पेपर 1 भी हम कल तक जो है आपको चैनल पे दे देंगे, आप देख लेना। जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर ये पसंद आती है तो लाइक करें और शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड्स भी इससे मार्क्स कैलकुलेट कर सकें। कैलकुलेट करने के बाद जो है हम लोग आपको पुराना कट ऑफ बता देंगे वीडियो में एक बना के। लास्ट कट ऑफ से इस बार का क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो बता देंगे। जिनका भी सेट में हो रहा है वेल गुड, बहुत अच्छी बात है। पर जिनका नहीं हो रहा है उनको भी दुखी नहीं होना है, क्योंकि यूजीसी नेट का पेपर पास में ही है। तो आप लोग यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर करें, ठीक है। यूजीसी नेट बिल्कुल पास में है, ये आपका एक ट्रायल हो गया। जो मिस्टेक्स करी है उनको फोकस करें, मिस्टेक दोबारा नहीं करेंगे हम। और हमारे साथ तैयारी करें तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की वीडियोस भी हम बनाएंगे जिसको देखें। तो कहीं ना कहीं से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, जैसे अभी अभी मैंने आपको लास्ट ईयर का पेपर सॉल्व करवाया था, उससे 2-3 क्वेश्चन उसी टाइम एक चीज पढ़ाते हो दूसरी मैंने बोला था ये नहीं तो इसका सेकंड साइड पूछ लिया जाएगा, वो पूछा गया है। जैसे जूरल रिलेशनशिप वाला क्वेश्चन आपका यहाँ पे आया है ना। तो ऐसे ही और भी क्वेश्चंस है जो रिपीट हुए होंगे, देखेंगे अभी हम। तो आप जुड़े रहें और देखते रहें। और जिनका हो गया है वो भी नेट की तैयारी में लग जाए, क्योंकि नेट पास में ही है, वो नेशनल लेवल पे काम आएगा, सिर्फ स्टेट में आएगा सेट। तो उसके लिए भी ऑल द बेस्ट, आगे पढ़ाई करें। चलो अब बिना टाइम वेस्ट करे, सब एक्साइटेड है आंसर्स जोड़ने के लिए, मार्क्स कैलकुलेट करने के लिए। तो हम बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन for offences is the essence of which of the following article of the Indian Constitution। कौन सा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये? तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन था, सभी को इसका आंसर पता होगा, ऐसा कोई नहीं होगा जिसको इसका आंसर ना पता हो। कौन सा है? आर्टिकल 20। नेक्स्ट, अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट में रिजाइन हिज ऑफिस बाय राइटिंग अ लेटर टू सुप्रीम कोर्ट। जज जब रिजाइन होते हैं तो किसको लिखकर करते हैं रिजाइन? प्रेसिडेंट को। कौन सा आर्टिकल था ये? आर्टिकल 124 की एक्सप्लेनेशन याद है? आर्टिकल 124 पढ़ा है हमने, उसकी एक्सप्लेनेशन में ये एग्जैक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 53, इन इंडिया द प्राइम मिनिस्टर इज इलेक्टेड, सिलेक्टेड, नॉमिनेटेड और अपॉइंटेड। क्या होता है? तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो हमेशा क्या होता है? इलेक्ट, सिलेक्ट, नॉमिनेट नहीं, अपॉइंट होता है। कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। अभी नेट भी आ रही है तो हम साथ में एक्स्ट्रा चीजें भी देखते रहेंगे तो रिवीजन हो जाएगा। मे बी इनमें से कोई क्वेश्चन वहां बैठ जाए। कौन सा आर्टिकल में था? आर्टिकल 75, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स प्रेसिडेंट कैन इम्पोज फाइनेंशियल इमरजेंसी। इतने डायरेक्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 360। पेपर तो इजी लग रहा है अभी तक, आगे देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द शॉर्ट टाइटल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। शॉर्ट टाइटल कहीं लोगों ने ये क्वेश्चन गलत किया होगा, आर्टिकल 1 लगाया होगा। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 393, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, पार्लियामेंट can make a law with respect to a matter in the state list in the national interest if A, the President of India gives permission, B, the Parliament passes a resolution, C, a state makes a request, या फिर D, the Rajya Sabha passes a resolution by 2/3 मेजोरिटी। क्या आएगा? पार्लियामेंट कब? स्टेट लिस्ट के मैटर्स पे। जो स्टेट लिस्ट के मैटर किसके हैं? स्टेट के हैं। फिर भी कौन बना रहा है? पार्लियामेंट लॉ बना रहा है। कब? जब स्टेट रिक्वेस्ट करता है कि ये मैटर पे रिजोल्यूशन लाता है स्टेट के अंदर और फिर रिक्वेस्ट करता है पार्लियामेंट से कि हमारे इस मैटर पे आप लॉ बना दो, तब पार्लियामेंट बनाता है। तो ये कौन सा आर्टिकल में है? हमने पढ़ा है ये आर्टिकल 252 के अंदर,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेनरी एट्थ क्लॉज रिलेट्स टू द पावर ऑफ। अब ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर मेरे हिसाब से इंक्लूजन है। अगर पीएससी कुछ चेंज करती है तो हो सकता है ये जो है एक्सपेक्टेड आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस हैज बीन डिस्क्राइब्ड और स्टेटेड एज मैग्ना कार्टा ऑफ नेचुरल जस्टिस। अब नेचुरल जस्टिस का मैग्ना कार्टा किस केस को माना गया है? किस केस को माना गया है? ये रिच वर्सेस बाल्डविन 1964 का केस है ये। ठीक है। ये जितनी चीजें नई, जैसे ये नया हो गया है ऊपर वाला, ये सब पढ़ लेना अच्छे से। और ये लेवल इसका है तो नेट का लेवल और हाई जाना है, एक्सपेक्टेड है। और जिनका ये पेपर थोड़ा भी खराब गया है तो दुखी होने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस हो गई है, नेट बिल्कुल पास में ही है। तैयारी करें, नेट निकालें, जुड़े रहें हमारे साथ। कुछ क्लासेस में एक्स्ट्रा जो क्वेश्चंस आ सकते हैं जो पीछे मैंने बताए थे वो शायद आज आए भी होंगे, अभी बताऊंगी। मे बी नेक्स्ट में भी आए नेट में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59, who remarked it is logically impossible to distinguish administrative law from constitutional law and all attempts to do so are artificial। ये किसने बोला है? ये बोला है हमें किथ ने। ठीक है। किसने बोला है? किथ ने। Next question 60, which one of the following doesn't relate to nemo debet esse judex in propria causa। ये जो लैटिन टर्म है इससे रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट नहीं है? फर्स्ट है, नो मैन शुड बी कंडम्ड अनहर्ड, नो मैन शैल बी अ जज इन हिज ओन केस, जज शुड बी अबव सस्पिशन लाइक केशर वाइफ, या फिर डिसाइडिंग ऑथोरिटी मस्ट बी इम्पार्शियल एंड विदाउट बायस। क्या आएगा इसका आंसर? तो ये जो डॉक्ट्राइन है इसका मीन क्या होता है? इसका मीन यही होता है कि नो मैन शैल बी जज इन हीज ओन केस, ये इसका मतलब होता है। अब इसी से रिलेटेड और क्या दिख रहा है? तो जज के ऊपर भी सस्पिशन कर सकते हैं। ठीक है। और जो डिसाइडिंग ऑथोरिटी है वो कभी भी इम्पार्शियल नहीं होना चाहिए। वो खुद के केस में होगा तो इम्पार्शियल होगा ही, है ना। खुद के लिए तो पनिशमेंट रखेगा नहीं, डिसीजन देगा नहीं अगेंस्ट खुद के, इसीलिए खुद के अगेंस्ट वो जज नहीं हो सकता। तो ये तीन स्टेटमेंट सीधा सीधा दिख रहा है, तो ए वाला इसका आंसर है जो इससे अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? ठीक है। डिजोरे रिकॉग्निशन इज नॉट फाइनल एंड कैन बी विड्रॉन। नहीं, डिजोर जो होती है लॉ की होती है। ठीक है। डिफैक्टो जो है वो फाइनल नहीं होती है, पर डिजोर फाइनल होती है, तो स्टेटमेंट तो हमारा इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट, देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन डी facto and de jure recognition for the purpose of giving effect to the internal acts of the recognized authority। तो ये सही बात है कि हम इंटरनल एक्ट्स देखते हैं कभी भी, तो डी फैक्टो या डी जोरे हो, रिकॉग्निशन मिल गया है, कोई स्टेट बन गया है, कोई कंट्री बन गया है तो बन गया है। ठीक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और डी फैक्टो बना है डी जोर बना है। ठीक है। तो ये अंदर कोई दिक्कत नहीं आती, तो ये स्टेटमेंट चाहिए। नेक्स्ट है, एनजीलोटे इज द चीफ एक्सपोनेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी ऑफ रिकॉग्निशन। ये भी सही है, एनजीलोटे जो है वो कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी से ही है। ठीक है। एनजीलोटी इसी से है। फिर हॉलैंड इज द चीफ एक्सपोनेंट ऑफ डिक्लेरेटरी थ्योरी है क्या? नहीं, ये गलत है। ठीक है। हॉलैंड डिक्लेरेटरी थ्योरी से नहीं थे, तो कौन सा सही है? 2 और 3। आंसर ए जो है हमारा यहाँ सही हो गया। To protect oneself from persecution, which of the following articles lays down that everyone has a right to seek and to enjoy asylum? asylum कहाँ दिया हुआ है? तो ये आर्टिकल, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, 14 में यूडीएचआर के यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ह्यूमन राइट्स के आर्टिकल 14 में है असाइलम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, which one of the following conventions deals with the treatment of prisoners of war?
ठीक है। अब जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर का था, इनमें से जेनेवा कन्वेंशन कौन सा था? तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। जेनेवा कन्वेंशन थर्ड 1949 का जो था, उसके अंदर बताया था ट्रीटमेंट ऑफ प्रिजनर्स वॉर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 64, which jurist was of the view that international law is not a true law but it consists of opinion or sentiments current among nations generally? ठीक है, किस jurist का कहना है कि इंटरनेशनल लॉ ट्रू लॉ नहीं है? तो ये ऑस्टिन ने कहा है। ठीक है, ये ऑस्टिन ने कहा है। मैं थोड़ा फास्ट चल रही हूँ, हर एक को इसीलिए नहीं समझा रही हूँ क्योंकि सब एक्साइटेड है आंसर की जानने के लिए। एक्सपेक्टेड ही सही, इससे आपको क्लियर होगा कि सेट में क्या आपका रहा है, हो रहा है आपका सिलेक्शन या नहीं हो रहा है सेट में। जिनका हो रहा है कॉन्फिडेंस बढ़ेगा नेट के लिए, जिनका नहीं हो रहा है तो वो गलतियां सुधारेंगे यहाँ से। ठीक है, बहुत डिटेल में नहीं करेंगे, फास्ट करते हैं हम। Question number 65. Which one of the following is not a source of international law under Article 38 of Statute of International Court of Justice? तो आर्टिकल 38 इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो है उसके हिसाब से कौन सा सोर्स नहीं है? जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज्ड बाय सिविलाइज्ड नेशन, ये तो है। टीचिंग ऑफ द मोस्ट हाईली क्वालिफाइड पब्लिक सिटीज ऑफ द वेरियस नेशंस, ये भी है। जुडिशियल डिसीजंस भी है। रिजोल्यूशन ऑफ द जनरल असेंबली ऑफ द यूनाइटेड नेशन, ये नहीं है। ठीक है, सीधा सीधा लिखा आर्टिकल 38 में ये तीन चीजें और फोर्थ नहीं है। ठीक है। हु हैज बिकम फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन? अब कौन सी फर्स्ट वुमेन बनी थी जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की डायरेक्टर जनरल बनी थी? इसका आंसर जो है, ये डिफिकल्ट पढ़ा होगा, अब किसी ने नहीं पढ़ा होगा, इसका आंसर है सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67। ठीक है, सॉवरेनिटी इक्वालिटी ऑफ नेशंस, इसका हमारा आएगा आर्टिकल 21। तो 1 का डी यहाँ, और कहाँ कहाँ पे है यहाँ। दूसरे का है सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट बाय पीसफुल मीन्स, तो ये कहाँ दे करके रखे हैं? आर्टिकल 2 के थर्ड क्लॉज में है, तो ये भी सेम है। अभी तक इनमें से होगा। नॉन इंटरवेंशन इन डोमेस्टिक जूरिस्प्रूडेंस, तो ये आपका कहाँ दे करके रखा है? सी में दे करके रखा है। ठीक है। और नो यूज ऑफ फोर्स अगेंस्ट अनदर कंट्री, ये आपका है बी में, तो इस हिसाब से आंसर आपका आएगा बी। Article 68. Which principal organ of the United Nations may investigate any situation or dispute in order to determine whether the continuance of such situation or dispute is likely to endanger the maintenance of international peace and security? ठीक है, कौन सा प्रिंसिपल ऑर्गन है जो पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करने का काम करता है जब वो डेंजर में होती है? इजी सा क्वेश्चन है, सीधा सा ये, इसमें तो किसी ने गलत नहीं लगाया होगा। सिक्योरिटी काउंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स डज नॉट इंक्लूड द वेरियस मेथड्स ऑफ पीसफुल सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 33 ऑफ यूनाइटेड नेशन चार्टर? अब कौन सा इनमें से पीसफुल मीन्स नहीं है आर्टिकल 33 के अकॉर्डिंग? उसमें सीधे सीधे चीजें दे करके रखे। इंक्वायरी दिया हुआ है, इंटरवेंशन नहीं है, तो ये आंसर आएगा जुडिशियल सेटलमेंट, और मीडिएशन भी दिया हुआ है। सीधा ही था, डायरेक्ट लिखा हुआ है उसमें। आर्टिकल क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ठीक है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल कंसिस्ट ऑफ 54 मेंबर्स, ये तो ट्रू है। इच मेंबर ऑफ द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल हैज 1 वोट, ये भी सही है। इच मेंबर ऑफ द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल हैज 1 रिप्रेजेंटेटिव,
ये भी सही है। आंसर फिर डी आएगा। क्या है? डिसीजंस ऑफ इकोसोक आर मेड बाय 2/3 मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। नहीं, सिर्फ डायरेक्ट मेजोरिटी होती है जितने प्रेजेंट एंड वोटिंग होती है, 2/3 नहीं होती, तो ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 71, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेज ऑफ क्राइम अंडर आईपीसी? ये भी इजी क्वेश्चंस इजी भी आए हैं, कुछ डिफिकल्ट आए। तो प्रिपरेशन, अटेम्प्ट, कमीशन, रिटेलिएशन सीधा दिख रहा है आंसर। क्वेश्चन नंबर 72, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ आईपीसी सपोर्ट जॉइंट लाइबिलिटी? जॉइंट लाइबिलिटी यही दिख रहा है, 34, 35, 149 में है। क्वेश्चन नंबर 73, अंडर विच सेक्शन ऑफ आईपीसी रॉन्गफुल गेन डिफाइंड? कहाँ पे है सेक्शन? डायरेक्ट 23। क्वेश्चन नंबर 74, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट अटेम्प्ट अंडर आईपीसी? ठीक है, कंप्लीशन ऑफ द क्रिमिनल एक्ट अटेम्प्ट होगा क्या? नहीं। प्रिपरेशन टू कमिट क्राइम विदाउट एनी एक्शन, सिर्फ प्रिपेयर किया है, कुछ किया ही नहीं है, तो अटेम्प्ट कैसे हो गया? एनी स्टेप टुवर्ड्स द कंप्लीशन ऑफ क्राइम इवन इफ इट इज नॉट कंप्लीटेड। आपने कोई स्टेप ले लिया है कंप्लीट करने के लिए पर कंप्लीट नहीं हुआ, तो ये अटेम्प्ट हो गया। नॉलेज ऑफ क्राइम विदाउट एनी इंटेंशन, ये भी नहीं है, सी आंसर। इजी भी है कुछ क्वेश्चंस। विच थ्योरी ऑफ पनिशमेंट एम्फसाइजेस रिहैबिलिटेशन ऑफ ऑफेंडर? रिहैब, अब रिहैब के लिए हम कहाँ किस में देखेंगे? रेट्रिब्यूटिव तो बदला लेना होता है, तो रिहैब में नहीं। पनिशमेंट देते हैं उसमें तो हम, डेटरेंट थ्योरी भी नहीं, वही होती है रिफॉर्मेटिव, सुधार के लिए, तो ये आंसर हो गया 75। क्वेश्चन नंबर 76, अ मैरिड वुमन गिव बर्थ टू एन इलेजिटिमेट चाइल्ड टू एस्केप फ्रॉम सोसाइटल शेम, she leaves the child outside the gate of her orphanage. Has the mother committed an offense? सीधा abandonment किया है, कहाँ लिखा है? She has committed the offense of abandonment of the child, यही आंसर है। Is not, और देख लेते हैं ऑप्शन। इज नॉट एन ऑफेंस, नहीं, ये ऑफेंस है। अपने बच्चे को आपने छोड़ दिया है ऑर्फेनेज के बाहर, तो अबेंडनमेंट ऑफ चाइल्ड इज एन ऑफेंस ओनली इन लेजिटिमेट चाइल्ड, नहीं। चाइल्ड तो चाइल्ड है, लेजिटिमेट इलेजिटिमेट ये भी नहीं आएगा। इज नॉट ऑफेंस इन मदर डेस्टिट्यूट, ये भी नहीं है। आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77, द ऑफेंस ऑफ स्टॉकिंग, ये भी डायरेक्ट है, ये किसी ने गलत किया ही नहीं होगा। कितना सपोर्ट किया यार, आईपीसी पूछा है बीएनएस छोड़ के, अभी भी लागू होने के बाद भी, और क्या चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 78, a peon clandestinely takes an office file from the office of chief engineer of the public work department and gives it to a private party. He puts it back in its place. The next day has the peon committed the offense of the theft. किया ही है उसने, पोजेशन से, ऑनर के बिना पूछे, उसकी इच्छा के बिना, रॉन्गफुल इंटेंशन से दिया है, थेफ्ट है। नो ऑफेंस, नो ऑफेंस, नो ऑफेंस, द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट। ठीक है, ये किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 79, X intended to kill A but instead killed B whom he had no intention to kill. एक को मारने गया X, B को मार दिया जिसको नहीं मारना चाहता था। Under which doctrine is X liable for the murder of B? कौन सी डॉक्ट्राइन लगेगी? कौन सा है सेक्शन आईपीसी का? 301 में है, याद आया? ट्रांसफर ऑफ मैलिस की डॉक्ट्राइन है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80, according to IPC, for an offense of kidnapping from lawful guardian, the age of girl must be, गर्ल की कितनी थी? ये भी इजी क्वेश्चन है। 18 years, बॉय होता तो 16 years। टॉट आर वेरियस नॉट लिमिटेड और कोडिफाइड, ये किसने कहा है? ट्रिकी क्वेश्चन कहीं कहीं पे भी है। लॉर्ड मैन्सफील्ड, लॉर्ड कॉमडन, लॉर्ड लिंडसेल, हॉल्ट, ये आपको कहा था कॉमडन ने। ठीक है, ये क्वेश्चन हर किसी ने नहीं पढ़ा होगा, जो डेप्थ में पढ़ते होंगे इन्हीं ने देखा होगा।
बाकी इजी क्वेश्चंस भी आए. द प्रिंसिपल ऑफ एग शेल स्कल इज रिलेटेड टू. सीधा सीधा रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस. इंपॉर्टेंट केस है, पहले भी बताया था मैंने. कोई फैसेट पर, एलियम फैसेट पर से. ये फिर इजी क्वेश्चन, वाइकेरियस लाइबिलिटी से है ये. एसेंशियल एलिमेंट ऑफ डिफेमेशन आर. द स्टेटमेंट शुड बी डिफेमेटरी होना ही चाहिए. द स्टेटमेंट शुड बी रेफर्ड टू द प्लेंटिफ. द स्टेटमेंट शुड बी पब्लिश्ड. तीनों चीजें होना चाहिए. ऑल द अबव. आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85. डॉक्ट्राइन ऑफ अल्टरनेटिव डेंजर रिलेट्स टू. अभी ये कौन से केस से था? ये था आपका जॉन्स वर्सेस बॉयज 1816 का केस. ये हर किसी ने नहीं पढ़ा होगा. डेप्थ स्टडी. Question number 86. Under which of the following section of the Motor Vehicle Act 1988 special provisions relating to payment of compensation in cases of hit and run accidents are provided? कहाँ दिया है? तो ये सीधा सीधा पूरा चैप्टर चल के सेक्शन 161 से है. ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन. अभी तक देखो तो पेपर में कुछ क्वेश्चन ट्रिकी है, पर डायरेक्ट क्वेश्चन भी काफी पूछे गए हैं. With next question 87. Which of the following sections of the Motor Vehicle Act 1988 relates to necessity for insurance against third party risk? थर्ड पार्टी रिस्क के अगेंस्ट नेसेसिटी. ये कहाँ दिया था? सेक्शन 146. ठीक है, में है ये डायरेक्ट क्वेश्चन. फिर Which section of Consumer Protection Act 1986 relates to Consumer Dispute Redressal Agency से कौन सा है? डायरेक्ट क्वेश्चन इतने आ गए हैं आपको. 8 और 9, ये सेक्शन 9 में था. हाँ. Which of the following section is not object of the Competition Act 2002? To prevent the practices having adverse effect on competition, to protect interest of the consumer, to provide reasonable level of reliability to connect operation, to promote sustain competition in market. कौन सा आएगा इसका आंसर? एडवर्स इफेक्ट तो नहीं हो सकता, इंटरेस्ट भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये सब तो ऑब्जेक्ट हैं. सी वाला इसका आंसर है, जो ऑब्जेक्ट नहीं है. Which of the following sections of the Competition Act 2002 defines abuse of dominant position? इसका आंसर आपका आएगा सेक्शन 4. ठीक है, एक बार और अपन इसे सॉल्व कर लेंगे बाद में डिटेल में, जहाँ पे एक्स्ट्रा चीजें के साथ पढ़ लेंगे कि ये आए हैं तो नेट में और इनमें से क्या आ सकता है. अभी सब एक्साइटेड है आंसर्स के लिए, तो फास्ट चल रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 91. अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ. सीजेस टू बी एनफोर्सेबल, इट इज नोन एज. कौन सा होगा? सीधा है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है. A agreed to sell B my white horse for ₹500 और ₹1000. वे गए यहीं दिख रहा है, दो चीजें बोल दिया है. देयर इज नथिंग टू शो विच ऑफ द टू प्राइजेस आर गिवन. ये भी वॉइड है. सेक्शन 128 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज रिलेटेड टू. किससे? 128 श्योरिटी की लाइबिलिटी. ये डायरेक्ट क्वेश्चंस है, इनमें भी गलती करी होगी तो क्या होगा आप लोग. नेक्स्ट क्वेश्चन 91. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ गुड्स अंडर द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट. कौन सा इंक्लूड नहीं है? ये भी इजी क्वेश्चन है. डेफिनेशन सीधी दो साथ में देके रखी है सेक्शन. दो चीजों को हटाकर बाकी सारी मूवेबल प्रॉपर्टीज को ये बताते हैं. क्या है डेफिनेशन? ऑल मूवेबल प्रॉपर्टीज एक्सेप्ट मनी और एक्शनेबल क्लेम. ये आंसर. 95. A seller sells undergarments which cause skin disease to buyer. What is the liability of the seller? He is liable for the breach of warranty.
He is liable for the breach of condition. He is not liable. The buyer should be careful. क्या आएगा इसका आंसर? मेरे हिसाब से इसका आंसर जो है कि वो लाइबल होगा कंडीशन ब्रीच के लिए। बाकी देखते हैं उनका क्या आंसर आता है। एक्सपेक्टेड है ये आंसर, फिक्स नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, where no provision is made by contract between partners for the duration of their partnership or for determination of their partnership. The partnership contract is known as, क्या बोलेंगे? पार्टनरशिप एट विल। जब टेम्परेरी होता है तो उसको पार्टनरशिप एट विल बोलते हैं। ये भी डायरेक्ट ही था, सेक्शन 7 से है पार्टनरशिप के, सेक्शन 7 से था वो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 97, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडीशन प्रेसिडेंट फॉर फाइलिंग अ सूट अंडर सेक्शन 69 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट। 69 के अंदर क्या हम नहीं कर सकते? द एनफोर्समेंट ऑफ एनी स्टैट्यूटरी राइट्स, द फर्म शुड बी रजिस्टर्ड, होना ही चाहिए ये तो, नॉट में नहीं आएगी। द पर्सन सुइंग शुड बी शोन एज अ पार्टनर इन द रजिस्टर्ड ऑफ फर्म, ये भी होना चाहिए। द एनफोर्समेंट ऑफ राइट अराइजिंग फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट और कन्फर्ड बाय पार्टनरशिप एक्ट, ये भी होना चाहिए। तो इसका आंसर है फर्स्ट ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द मीनिंग ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट? 4-5-6 डायरेक्टली है, प्रोमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्शन, चेक, शेयर सर्टिफिकेट, इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन 99, एन एप्लीकेशन फॉर प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट इन अ कंपनी शुड बी मेड टू द, किसके पास जाते हैं? तो ये जाते हैं नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेक्शन ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 डिफाइंस द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी? कौन सा सेक्शन है इससे आपका? 135। ठीक है, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 101, मैरिज सोlemnized बिटवीन एनी टू हिंदूज हु आर सपिंदा ऑफ ईच अदर शैल बी वैलिड। अब सपिंदा रिलेशनशिप हमने सीधा सीधा देखा है, ठीक है, सेक्शन 5 मैरिज एक्ट में। ठीक है, तो सपिंदा रिलेशनशिप में मैरिज क्या होती है? वॉइड होती है, पर उसके अंदर कंडीशन भी दी है, इफ द कस्टम और यूसेज गवर्निंग ईच ऑफ देम, ठीक है, परमिट्स अ मैरिज बिटवीन द टू, ये सही हो गया। एनी नहीं आता है, दोनों की अगर कस्टम अलाउ कर रही है तो ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 102, अ पार्टी इज रिगार्डेड एज नॉट having mental capacity to solemnize the marriage if suffering from unsound mind, mental disorder, insanity, ये तीनों ही नहीं कर सकते मैरिज। पेपर अभी तक मुझे तो लगता है कि इजी टू मॉडरेट ही है, डिफिकल्ट तो नहीं बोलेंगे, जिनको लगा है उन्होंने पढ़ाई नहीं की ढंग से। नेट आ रहा है पास में ही, जिनका भी पेपर बिगड़ा है फोकस कर लेना। चलो क्वेश्चन नंबर 103, व्हेन द पार्टीज आर जुडिशियली सेपरेट ईदर स्पाउस, अब क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते? अगर सेपरेशन में तो कैन कॉन्ट्रैक्ट अनदर मैरिज, नहीं, डाइवोर्स नहीं हुआ है, नहीं कर सकते। कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट अनदर मैरिज, यही आंसर, कैन कॉन्ट्रैक्ट ये हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन 104, क्रूएल्टी एज वन ऑफ द ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स कैन टेक द फॉलोइंग फॉर्म्स, फिजिकल मेंटल भी होती है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी होती है, इंटेंडेड अनइंटेंडेड, ऑल द अबव। In which case the court held that wife's right of maintenance includes the right of residence in the matrimonial home. ये किस केस में बोला गया है? ये बोला गया था आपका SR बत्रा वर्सेस तरुण बत्रा केस के अंदर। नया केस है, इसको याद कर लेना नोट करके, नेट के लिए काम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 106, एडॉप्शन इज रिकॉग्नाइज्ड अंडर दी, एडॉप्शन कहाँ कहाँ पे रिकॉग्नाइज्ड है? तो मुस्लिम और पारसी में नहीं है, सिर्फ हिंदू में है। ठीक है, सिर्फ हिंदू में है।
In which case Supreme Court recognized the live-in relationship for the first time. बोल रहे खुशबू ये भी लिव इन से ही है. बद्री प्रसाद, इंद्र शर्मा, लाला सिंह. बद्री प्रसाद सबसे पुराना था इसमें. ठीक है, तो ये वाला जो है आपका क्या है, लिव इन रिलेशनशिप का पहला केस है. नेक्स्ट क्वेश्चन 108. What is the maximum value of property that a Muslim can bequeath through a will? कितनी दे सकते हैं? तो ये दे सकते हैं 1/3. इससे ज्यादा हम नहीं कर सकते मुस्लिम में. 4 categories in which heirs of a male Hindu are divided are given under which section of Hindu सक्सेशन एक्ट? ये है आपका सेक्शन 8. ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, इजी है. Who is disqualified from inheriting the property of an intestate under Muslim law? ठीक है, कौन डिस्क्वालीफाई होगा? नॉन मुस्लिम, वन हु हैज कॉज्ड डेथ ऑफ द इंटेस्टेट, ये भी होगा इलेजिटिमेट चाइल्ड. तीनों, ठीक है, तीनों डिस्क्वालीफाई होते हैं इसके अंदर. सॉरी, ठीक है. 111. Environment pollutant means any solid, liquid or gaseous substance present in such concentration as may be or tend to be injurious to environment. Environment pollutant है ना, तो ये environment को अफेक्ट कर रहे हैं. environment के अंदर सभी आ गया है, सबको अफेक्ट कर रहे हैं. ये सीधा सीधा दे करके रखा है. कहाँ दे के रखा? आपके एनवायरमेंट एक्ट 1986 के सेक्शन 2 के अंदर, डेफिनेशन में बी के अंदर. क्वेश्चन 112. फाइंड द करेक्ट chronological arrangement in ascending order of the following international agreement. तो रामसार आपका 1971 से था. क्योटो प्रोटोकॉल आपका 97 से था. यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज तो 1992 से था आपका. यूनाइटेड नेशन कन्वेंशंस टू कॉम्बैट डेजर्ट, ये आपका 1994 से था. मॉन्ट्रियल तो 1999 से था. इसको जमा लो. सबसे पहले आपका आएगा 1, फिर आपका आना है 313, तो आंसर आपका आएगा A. 4, ठीक है, 2 और A इसका आंसर आएगा आपका. नेक्स्ट क्वेश्चन 113. Which provisions of the Indian Constitution empowers the central government to frame laws under international treaty to protect and improve the environment even if it falls under the state list in the 7th schedule? इंटरनेशनल ट्रीटी की बात कर रहे हैं, सीधा सा 253 आर्टिकल. Question number 114. What is the maximum member of judicial and expert members in the National Green Tribunal? कितने कितने होते हैं? 20 जुडिशियल मेंबर्स होते हैं, 20 ही एक्सपर्ट मेंबर्स होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन 15. Any person aggrieved by the decision of the National Green Tribunal may appeal in Supreme Court within 90 days. सीधा सा था ये. Right to education falls under which फर्स्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, सेकेंड जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, थर्ड या फोर्थ? तो इसका आंसर है सेकेंड जनरेशन में. ठीक है, ध्यान रखना, ये आपका था सेकेंड जनरेशन में. नेक्स्ट क्वेश्चन 117. द यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड वॉज स्टैब्लिश्ड ऑन, कब हुआ था ये? तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है आपका. 11 दिसंबर 1946 को हुआ था. In which section of the Protection of Human Rights Act 1993 Provisions for Human Rights Court, कहाँ दे करके रखा है Provisions for Human Rights Court? आर्टिकल 30. ये भी सीधा क्वेश्चन है. In which section of Scheduled Caste and Scheduled Tribes
Act 1989, there is a provisions for presumption as to offenses. आजकल ये भी पूछने लगे हैं एक्ट, ये सेक्शन 6, सेक्शन 7, 9, सेक्शन 8 में है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन शेल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। किस किस से बनता है नेशनल कमीशन? चेयरपर्सन, 5 मेंबर्स एंड अ मेंबर सिक्योरिटी। फर्स्ट में ही आंसर दे दिया, वो भी इजी। काफी चीजें इजी पूछी गई है, कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस थे जो नए हैं, केस लॉज हैं, इजी टू मॉडरेट ही अब तक। आगे और देखते हैं, फिर हम कट ऑफ और समझेंगे इससे लास्ट टाइम का जान के कि अब कितना आ सकता है। क्वेश्चन 121, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज द personification of the personality of an individual. This statement reflects the ideology of which theory of intellectual property? Prospect, reward, labor, Galleon. ये तो है ही नहीं, लेबर और रिवॉर्ड से भी ये नहीं है, इसमें तो ऑप्शन ही नहीं दिया है असली जो आना चाहिए। पर्सनहुड थ्योरी की है ये बात तो। ये एक नंबर, मतलब एक क्वेश्चन का नंबर सबको मिलने वाला है, चैलेंज होगा। ऑप्शन नहीं लिखा पीएससी ने, +1 कर लेना सभी इसका। अभी तक तो एक ही क्वेश्चन मिला है, ऐसा देखते हैं आगे। द यूटिलिटेरियन थ्योरी ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज, ये भी इजी है, जेरेमी बेंथम। क्वेश्चन नंबर 123, Mr. A filed an application for patent in France on 24th September 2018. He is desirous of applying patent for the same invention in USA, UK and India as per the provisions of Paris Convention for Protection of Industrial Property 1883. Till which date would you suggest him to apply for patent in rest countries so as to claim right of priority? अब जब भी हम अप्लाई करते हैं तो हम 1 साल तक वेट करते हैं, तो 24 सितंबर 2018 से 23 सितंबर 2019, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 124, which of the following would be considered as an infringement of copyright? The making of a painting, drawing, engraving or photograph of a work of architecture, the performance of a copyrightable music work by club having paid audience, यही आएगा आंसर। आप यूज नहीं कर सकते बिना पूछे। आगे क्या है? द रिप्रोडक्शन ऑफ एनी वर्क फॉर जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, ये भी नहीं है। द रीडिंग एंड रिसाइटेशन इन पब्लिक ऑफ रीजनेबल एक्सट्रैक्ट, ये भी नहीं है, बी आंसर है। What remedy is available under Copyright Act 1957 for groundless threat of legal proceedings? कॉपीराइट एक्ट में ग्राउंडलेस थ्रेट्स के लिए, लीगल प्रोसीडिंग्स के लिए क्या रेमेडी है? To file a criminal complaint, to file a writ petition in High Court, to file an application in IP division of High Court, to file declaratory suit, ये ठीक है। सेक्शन 60 पढ़ा था कॉपीराइट एक्ट का। As per Copyright Act 1957, a computer program is defined as, तो कंप्यूटर प्रोग्राम जो है डिफाइन है, डाटाबेस, इन्वेंशन, नहीं, लिटरेरी वर्क। ये कहाँ दे करके रखा था? सेक्शन 2 के अंदर डेफिनेशन क्लॉज में डिफाइन किया है, लिटरेरी वर्क है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 127, व्हाट इज नॉट पेटेंटेबल अंडर द पेटेंट्स एक्ट 1970? क्या पेटेंटेबल नहीं है? अ सॉफ्टवेयर अलोंग विथ अ न्यू हार्डवेयर,
मेडिसिन टू क्योर अ डिसीज, ये भी है। टोपोग्राफी ऑफ इंटरग्रेटेड सर्किट, ये नहीं है क्योंकि ये अलग डिजाइन एक्ट से गवर्न होता है, तो आंसर है अमेंडमेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये भी है। Next question 128, which is one of the factor to be considered by court in determining well-known trademark. इनमें से कौन सा well-known trademark है? The registration of concerned trademark with trademark office and its time to time renewal. The simultaneously registration of such trademark with the trademark and patent office. Patent office से लेना देना क्या है? हम देख रहे हैं कि कैसे देखेंगे कि कोई नोन ट्रेडमार्क है, तो ये देखेंगे रिन्यूएबल हो रहा है, प्रोडक्ट डिमांड है, सप्लाई ये भी है, कॉग्निशन रिलेवेंट पब्लिक इंक्लूडिंग ये भी है, प्रमोशन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 129, as per Biological Diversity Act 2002, any person who wants to apply for a patent outside India for an invention which is based on any information on a biological resource की information का patent कराना है out of India, obtained from India, shall have to obtain the prior approval। बाहर कराने के लिए national का लगेगा, National Biodiversity Authority। Question number 130, as per section 42 of IT Act, if a private key corresponding to the public key listed in the digital signature certificate has been compromised, then the subscriber shall communicate the same without any delay to certifying authority को बताना है बिना डिले किए। Next question, question number 131. According to Dicey, which of the following is not the feature of the doctrine of sovereignty of parliament? ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट मतलब पार्लियामेंट ही सुप्रीम है और कुछ नहीं है। दैट देयर इज नो लॉ विच पार्लियामेंट कैन नॉट मेक, सही है ये, तो हमको देखना है गलत क्या है। दैट देयर इज नो लॉ विच पार्लियामेंट कैन नॉट अनमेक, बना हुआ हटा सकती है, बना सकती है। दैट देयर इज नो अथॉरिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द लॉ ऑफ इंग्लैंड विच कैन सेट असाइड द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट एंड डिक्लेयर सच लॉ वॉइड। कोई अथॉरिटी नहीं है जो पार्लियामेंट के लॉ को हटा सके, ये भी सही है। द सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट डजंट एक्सटेंड टू एवरी पार्ट ऑफ किंग्स डोमिनियन, ये गलत है। किंग के हर काम पे भी पार्लियामेंट की चलती है जहाँ पार्लियामेंट सॉवरेनिटी होती है, क्योंकि वही किंग है ना। तो क्वेश्चन नंबर 132, ऑल सुप्रीम कोर्ट जजेस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आर नॉमिनेटेड एंड अपॉइंटेड बाय हुम। तो कौन करता है ये? प्रेसिडेंट करता है, पर किसकी एडवाइस पे? सेनेट, कंसेंट और एडवाइस पे सेनेट की। नेक्स्ट क्वेश्चन 133, द प्रिंसिपल ऑफ रूल ऑफ लॉ वाज propounded by which of the following jurist? रूल ऑफ लॉ प्रिंसिपल, इतना इजी क्वेश्चन, ए बी डायसी, किसी ने गलत नहीं किया होगा। Which of the following jurists separated executive from the legislative powers? Article 50, but failed to establish an independent judiciary. Montesquieu। ये भी इजी था, डाइसी और मोंटेस्क्यू दोनों पूछ लिए। The President of the United States of America can be convicted by the Senate। ठीक है, how much majority is needed for the conviction? 2/3, 1/3, absolute, half, 2/3 majority लगेगी। Question 136, the Constitution of France does not provide for a system of judicial review. However, it creates a body which decides the constitutionality of government and parliamentary acts. Such a body called, क्या बोलेंगे इसको? तो फ्रांस में इसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल। ठीक है। Next question, which article of the Constitution of United States of America provides for a very cumbersome and difficult procedure for its amendment? कहाँ पे? तो ये आर्टिकल 5। Next question, which of the following countries
अडॉप्टेड द इंस्टीट्यूशन ऑफ ऑम्बड्समैन फॉर द फर्स्ट टाइम, स्वीडन से आया था ये भी सबने पढ़ रखा होगा। क्वेश्चन नंबर 139, आर्टिकल 124 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी अमेंडेड बाय, ये भी सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया बाय सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी, रेटिफिकेशन तो लगेगा नहीं, ये लगेगा बाय स्पेशल मेजोरिटी, ठीक है, बिना रेटिफिकेशन के। Question number 140, the question whether the fundamental rights enshrined in the Constitution of India can be amended came up for the first time for consideration. किस केस में आया था? गोलकनाथ, केशवानंद इसके बाद आया था और ये अलग बात के। Question number 141, according to which of the following juris the most important characteristic of law is inner morality? लॉन एल फुलर। इम्पोर्टेंट था, ये भी इजी भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 142, Salmond has classified the source of law into formal and material science, ये भी इजी पूछ लिया। By whom has the term functional jurisprudence been used? Sociological School of Jurisprudence, Paton, Bentham, Grotius, होम्स। इसमें तो सही आंसर है ही नहीं, फंक्शनल तो आपके होने थे रोस्कोपॉन। एक और नंबर +1, सबको ऑप्शन ही नहीं दिया, रोस्कोपॉन आंसर है इसका। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज वाज प्रोपाउंडेड बाय कैल्सन? कमांड थ्योरी, प्योर थ्योरी, वॉल्केजिस्ट, सेविग्नी ने दिए, लिविंग लॉ है, रिच ने दिए, तो ये है प्योर थ्योरी। द जुरल कॉन्ट्राडिक्टरी ऑफ पावर इज, जुरल कॉन्ट्राडिक्टरी ऑफ पावर क्या होगा? डिसेबिलिटी, ये पढ़ाया था मैंने, पुराने पेपर में भी आया था, तब बताया था। थर्ड फोर्थ क्वेश्चन नहीं, कि नेक्स्ट टाइम इसी को घुमा के अलग तरीके से पूछेंगे। जिसने भी देखी होगी वो वीडियो सही लगाया होगा, होप सो। द प्रोपाउंडेड ऑफ फिक्शन थ्योरी ऑफ द नेचर ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी कौन है? तो ये सेविग्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन 147, द प्रॉपर्टी एंड द लॉ आर बॉन्ड टुगेदर एंड डाई टुगेदर, ये किसने कहा है? जिएंगे भी साथ और मरेंगे भी साथ, माउंट पैटन, बैंथम। अकॉर्डिंग टू हॉलैंड, ओनरशिप इज प्लीनरी कंट्रोल ओवर एन ऑब्जेक्ट, फर्स्ट ही आंसर, ये तो सबने सही किया ही होगा। इन विच डेट वॉज प्रधानमंत्री जनधन योजना लॉन्च्ड, ये भी पूछ लिया, ये आई थी आपकी, काफी लोगों को नहीं पता होगा, ये 20 अगस्त 2014 में। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज अ फेमस ऑथर हु हैज प्रेजेंटेड द थ्योरी ऑफ डीकंस्ट्रक्शन इन पोस्ट मॉडर्निज्म, किसने दी है ये थ्योरी? जैक्विन डेरिडा, डनकन कैनेडी, फ्रेडरिच एंजल्स या रॉबर्टो एंजल? ये आपके जैकिन्स डेरिडा। इसी के साथ हमारे लॉ के क्वेश्चंस खत्म हुए हैं।